morning. Good morning, ma'am. Okay. Start the class. So हम लोग जैसे कल बात कर रहे थे, we start with the new chapter that is the essentials of strategic management. जब हम लोग बात करते हैं essentials of strategic management में, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी हो जाता है कि जब the topic is environmental appraisal, सबसे पहले ज़रूरी होता है जाने का environment appraisal. What is environment? environment में क्या क्या हो गया, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. environment में क्या हो गया, दो टाइप का environment हो गया. एक हो गया इंटरनल environment, एक हो गया एक्सटर्नल environment, राइट. तो इंटरनल environment के कंपोनेंट्स में भी जो आपके हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं आपके सप्लायर, आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़, ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट में हो जाते हैं. एक्सटर्नल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, ये सारे लोग आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक में आ जाते हैं. और मैक्रो में जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये सारे आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं. अभी एनवायरनमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एनवायरनमेंट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द बिजनेस इज़ व्हाट, बिजनेस इज़ ऑपरेटिंग इन द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली चेंजेस चलते रहते हैं. तो जैसे जैसे चेंजेस चलते रहते हैं बिजनेस को अपने आप को चेंज के अनुसार अडेप्ट करने का, दे हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजेस, राइट. So what happens is to adapt to themselves to the changes, they try to make certain changes accordingly. तो मैनेज बिजनेस में क्या होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर को चेंज के साथ अडाप्ट करना है. तो वो जानेगा चेंज क्या है तब ना अडाप्ट करेगा, वो किस में चेंज हो रहा है, कहाँ हो रहा है. इफ दे डज नॉट नो व्हाट द वेयर द बेसिक प्रॉब्लम, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. सो दे से दैट दिस इज द बेसिक थिंग एंड वन हैज टू बी एबल टू सॉल्व दिस, राइट. So the next thing is कि जब we come to the next part which is the basic features of business environment. पहले है कि environment is an inseparable part of the business, एकदम part and parcel of the environment है. You cannot separate business and environment. business environment में ही operate करता है. environment में changes होती हैं तो business में कहीं ना कहीं जिसे हम problem identification कहते हैं वो आता है कि उसको देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस हिसाब से उसे एडजस्ट करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा चेंजेस बैड ही हैं, चेंजेस आर गुड ऑल्सो. दिस कोरोना वायरस वाला थिंग वाज बैड, बट देन अगेन इफ दिस देयर वाज मोर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट वाज गुड. एवरीथिंग देयर इज गुड एंड देयर इज बैड. तो बिजनेस जैसा अगर गुड है तो ऐसा तो नहीं ना है कि आप उसको छोड़ देंगे. अगर बिजनेस का काम है बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करना, तो जब उसे वो गुड दिखाई देगा तो वो कोशिश ये करेगा कि उस गुड को कैसे और इनकैश कर सके, राइट. उसे अगर बैड दिखाई देगा तो वो देखेगा कि कैसे उसको हम ठीक कर सके. तो दूसरा है आपका जो एनवायरनमेंट होता है डायनेमिक होता है. डायनेमिक मतलब जो चेंजेस कर सके बहुत ज़्यादा, राइट. तो जो चेंज के साथ जो एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज करता है. तो बिजनेस को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसा जो चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में उसके साथ एडजस्ट करने उन्हें आना चाहिए. देयर शुड बी अलर्टनेस and there should be adaptability. Next is business lacks control over environment. आप देखिए बिजनेस भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी बिजनेस को इफेक्ट करता है, लेकिन कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, राइट. बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है कि आप अगर कोई नया प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जा रहा है. इमेजिन दिस पावर पॉइंट वी आर यूजिंग, दिस कंप्यूटर यू आर यूजिंग for presentation and taking the classes, right. At one point of time we never thought we'll take classes like that, but right now we are taking classes like that. ठीक है, तो ये जो बिजनेस आया अभी उसके बाद वो लोग जितने ऑनलाइन वाले हैं वो सब बढ़ते चले जा रहे हैं. तो क्या है, बिजनेस जो है इन्वायरमेंट से अफेक्टेड है. और यही चीज़ अगर इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ये कोरोना वगैरह आया तो बिजनेस अफेक्ट हो गया. तो दोनों एक दूसरे अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन दोनों एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. एनवायरनमेंट जैसे बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में बोला कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. इंटरनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, जो आपके प्लान्स, पॉलिसीज़, एम्प्लॉयज़, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उस सबको वो लोग कवर करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स में माइक्रो और मैक्रो होता है.
जो माइक्रो होता है तो माइक्रो इज़ लाइक योर कस्टमर्स, सप्लायर्स, योर कॉम्पिटिटर्स, सोसाइटी, ये सारे मैक्रो फैक्टर्स होता है, क्योंकि ये सब में चेंजेस होता है. आफ्टर ऑल व्हाट डू वी इन एनी मार्केटिंग थिंग और एनी बिजनेस, व्हाट डू वी सी दैट द कस्टमर इज गॉड. Why? Customer is not part of the manufacturing process, no? So why? Because at the end of the day we are making stuff for the customer satisfaction. They are the one who are the ultimate consumers. तो आपके कस्टमर्स को फ़र्क पड़ रहा है, तो आपके कस्टमर्स के लिए आप कर रहे हैं, तो वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेगा ही. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद आपके सप्लायर्स आ जाते हैं कि कौन आपके सप्लायर्स हैं. देन आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं कि कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर्स हैं. सोसाइटी हो जाती है कि आप सोसाइटी में जिसमें आप रह रहे हैं उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर सोसाइटी में कैसे काम कर रहे हैं. जो मैक्रो फैक्टर्स हो जाते हैं उसमें हो जाता है सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर अनप्रिडिक्टेबल. देयर इज दिस इज सोशल फैक्टर्स, पीपल आर चेंजिंग. ठीक है, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और जहाँ पे at one time salwar kurta was the thing, right now pant shirts are the thing. So whatever it is, the kind of mental frame one person has is societal thing. Then economic है, तो आपका जो economic, legal या political factors होते हैं, तो जो भी नई गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं. हमेशा 5 year plans लोग लेके आते हैं, उस हिसाब से चेंजेस होते हैं. तो there are lots of factors which these are the part of the environment which affect the business. Next is environment is complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एज इन सेंस कि आप कोई भी बिजनेस है, कोई भी मैनेजर है, ठीक है, एट द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल. हम लोग जब बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मोस्टली ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में इस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए टॉप लेवल मैनेजर को इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए. ही नीड्स मोर ऑफ द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड लेस ऑफ द इंटरनल इन्फॉर्मेशन. तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन उसको बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं, एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है. अब इसको उसको एनालाइज करना है, कहाँ इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल का ज़रूरत है, कौन सी एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. तो इसलिए बिजनेस, जो मॉडर्न बिजनेस को बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो चेंजेस हो रहा है अडेप्ट करना आना चाहिए. अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो ख़त्म, जिसे हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इफ़ यू कैन अडेप्ट योर सेल्फ, if you can change according to the surrounding, if you are dynamic, only then you can survive in the environment. if you are not dynamic, तो आप flexible नहीं है तो आप survive नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नहीं तो ultimate loss वगैरह होता है. Next is environment is multifaceted, as in it has both the positive and the negative reactions. as in जैसा as I said कि ऐसा नहीं है कि जितने भी changes हो रहे हैं environment में हमेशा खराबी होंगे, अच्छे भी चेंजेस होते हैं. वो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर पे या पर्टिकुलर बिजनेसमैन को पे कि वो चेंजेस को कैसे लेता है, पॉजिटिवली लेता है कि नेगेटिवली लेता है, कैसे लेता है. ठीक है, दीज एनवायरमेंटल चेंजेस मेक ब्रिंग पॉजिटिविटी एज वेल एज ऑब्स्टिकल्स टू अदर पीपल. नाउ द ऑब्स्टिकल्स, जब द नेक्स्ट थिंग वी से दैट द एनवायरमेंट इज फिल्ड विद अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्स्टिकल्स. एज इन बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, कभी नए चैलेंजेस प्रोवाइड करता है. आप उस पर काम करते हो, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, जब आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको उसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है. या ऑब्स्टिकल से आप थ्रेट डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा थ्रेटिंग कंडीशन है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं. बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है. आप जब जब बेसिकली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आप कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट एनालिसिस हो रहा है, इट इज़ बेसिकली स्वॉट एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस करके आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल रहा है, एक्सटर्नल एनालिसिस करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पता चल रहा है. तो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं, आप उसको अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप वीकनेस पे कैसे काम कर सकते हैं ताकि आपके वीकनेसेस चले जाएं, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे टैप कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन. अगर एक्सटर्नल देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो मेरा अपना है, इट इज़ माइंड, बट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स विच आर देयर आउट देयर इन द एनवायरनमेंट इज़ फॉर एवरीवन. इट इज़ हाउ ईच इंडिविजुअल ट्राइज टू टैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट.
टोटली डिपेंड्स कि कैसे कि वो लोग उसको अडेप्ट कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, तो व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल, और अगर नहीं फेवरेबल है तो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, और यही ऑब्स्टिकल्स पे जब आप वर्क्स ऑन वंस ऑब्स्टिकल्स, या जब प्रॉब्लम्स पे आदमी काम करता है तभी ना वो उसको अपने स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाता है, और तभी ऑब्स्टिकल पे काम करते करते क्या पता कोई नया ही अच्छा चीज़ निकल जाए, राइट। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट में आता है इट रेगुलेट्स द स्कोप ऑफ द बिजनेस। एक जो बिजनेस काम करता है इट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी विद इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल स्ट्रक्चर्स। जो अभी जो चेंजेस जस्टिस में चल रहे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। तो जो स्कोप ऑफ द बिजनेस है कि जो एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करना उसको आना चाहिए। नेक्स्ट, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। So the environment has both positive as well as the negative effects. Positive effects and negative effects is up to you, how do you tap it, right? Because environment में कोई change होएगा, ये कोरोना का ही change है। I give you example, ये कोरोना का changes है, ठीक है। कोरोना के changes के कारण जो कोरोना पैंडमिक आया, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, आपके बहुत सारे बिजनेसेस स्लो डाउन हो गए, लेकिन इससे क्या हुआ, ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन जितना भी है वो सब चीज़ बढ़ गया। देन इफ़ यू सी आजकल का फेसबुक का जो ऐड आता है, तो फेसबुक का ऐड बोलता है क्या कि यू पुट इट ऑन फेसबुक, देयर आर टू एल्डरली पीपल हु आर सिटिंग देयर, एंड देन दे से आई पुट इट ऑन द फेसबुक एंड राइट नाउ सी आई गॉट एवरीथिंग एट माई होम। पहले फेसबुक वॉज मोर ऑफ द कनेक्टिविटी का साइड, बट यू इमेजिन दिस थिंग, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत है आप फेसबुक पे डालो और लोग हैं, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा, उनका एडवर्टीजमेंट से पैसे बढ़ेंगे, सब ऑनलाइन अपना बढ़ा रहा है। There is another example I can tell you. There was I was attending a webinar and there was this man from Mumbai. He was saying कि हमारा जो हमारा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट सील हो गया, और there was पूरा अपार्टमेंट है इसमें जिसमें 500 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, there are 500 बिल्डिंग्स, पूरा का पूरा सील हो गया। एक चौकीदार है जो बाहर खड़ा रहता है, चौकीदार का एक बेटा है, हर एक 500 आदमी जो हैं अपनी डेली का दूध ब्रेड वगैरह का तो खर्चा सबका होता है, तो हर एक जन जो इसको फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन को पहुंचा देता है। एक पर्सन को पहुंचाने का मान लो एक बार हुए उसमें से 50 रुपये दे दिया, 50 रुपये इज़ नॉट अ वेरी बिग सम, 50 रुपये दे दिया। अगर मान लीजिए 500 के 500 नहीं मंगाते, लेकिन 400 फैमिलीज़ भी अगर मंगाते हैं, 400 फैमिलीज़ भी अगर मंगाते हैं और वो बच्चे को 50 रुपये अगर डेली का देते हैं, तो आई यू इमेजिन 21, 2, 3, वो छोटा सा बच्चा कोरोना के टाइम्स में विदाउट गोइंग एनीवेयर और समथिंग ही अर्न्स 20,000 रुपीज़ पर डे। सो बेसिकली एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आपको देखना है कि आप उसको कैसे टैप कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी जैसे आप लोग का ही है, जो स्टूडेंट्स का है, आई से कि यू शुड गो फॉर मोर स्किल डेवलपमेंट थिंग्स, गो फॉर मोर क्रेडिट कोर्सेज, गो फॉर स्वयं एंड ऑल दैट स्टफ, या वो एडेक्स और कोर्सेरा पे करें। इससे क्या होगा ना, आपका your skills will increase and it will, when you will be going for your interviews, no, it will help you out. Then there should be systematic analysis and diagnosis, giving the strategies to anticipate the opportunities and threats. अभी देखिए क्या है ना, हम लोग सब एंटरप्रेन्योर नहीं होते, हम लोग सबका बिजनेसमैन वाला एक्यूमेंट नहीं होता, तो क्या है कि एक सिस्टमैटिक, इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करना तरीका सीखें, कि एक प्रॉपर तरीका हमें पता हो कि हम कैसे एनवायरमेंटल एनालिसिस करें, ताकि जो भी एनवायरमेंट एनालिसिस हमें से जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसको हम अपने यूज़ के हिसाब से डायग्नोज करके एंड वी ट्राई टू बिल्ड अप स्ट्रैटेजीज, राइट। नाउ देयर इज़ अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हाईली अनसर्टेन है, एज इट इज़ टेक्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज़ लॉट ऑफ कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अनसर्टेन चीज़ आपके पास प्रेजेंट है। देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस विच आर हैपनिंग टू। सो अनसर्टेनिटी इज़ बेसिकली क्या, व्हेन यू टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी इज समथिंग डीलिंग विद फ्यूचर। जब बिजनेस में जब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट
what would be the change in the future. So there is the element of risk, there is element of uncertainty. ठीक है, ये सारे आपके environmental changes से related है. अभी क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में बहुत इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. अभी हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट क्या होता है और व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल चेंजेस, सॉरी व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज बेसिकली जो भी आपके पास एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं. एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. स्कैनिंग मतलब क्या हो गया, स्कैन करना. जब आप स्कैन करते हैं पेपर तो क्या होता है, जो जैसा फोटोग्राफ है, जो जैसा कलर है, एग्जैक्टली वो वैसे ही रिपोर्ट करता है, वैसे ही स्कैन करके आपको आपके डेस्कटॉप पे दे देता है. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली क्या होता है, पूरे एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना. एनवायरनमेंट को स्टडी करके जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे आप जैसा अवेलेबल है, जो भी जो ओकेशन हो रहा है, पैटर्न हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, जो रिलेशनशिप हो रहा है, जो भी इंटरनेट जो जैसा है एग्जैक्टली वैसा रिपोर्ट करना. द मैनेजर्स हैव टू डिसाइड हाउ विल दे एनालाइज इट. दे हैव वेरियस पैटर्न्स टू डिसाइड हाउ टू एनालाइज द फैक्टर्स and how will they make the strategy and all that stuff. The environmental scanning is just you scan the environment to find out what are the various patterns which are going on, what are the various things which are going on, what are the various trends, what are the relationships within the organization. वो सारा चीज़ relationship between internal as well as external organization. जब क्या होता है, जब कोई भी रिसर्चर या कोई भी जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग जो भी सोर्स है, वो एनवायरनमेंट को स्टडी करके मैनेजर्स को बहुत एकदम सेम टू सेम सिचुएशन दे देता है. तो मैनेजर्स को क्या होता है, मैनेजर्स को हेल्प होता है क्या चीज़ में, कि वो फ्यूचर में क्या एक्शन लें. गोइंग बाय दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. सबसे पहले जब भी डिसीजन मेकिंग में कोई काम होता है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें. आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप वेरियस इंफॉर्मेशन गैदर करें. इंफॉर्मेशन गैदर अलग अलग सोर्सेज से आ जाता है. उसके बाद क्या होता है, अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन बनते हैं. सेज देयर इज ऑल्टरनेटिव 1, देयर इज ऑल्टरनेटिव 2, देयर इज ऑल्टरनेटिव 3. अब मैनेजर के पास प्रॉब्लम आ गया, मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन आ गया. देयर आर वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हेल्प देम इन फॉर्मुलेटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, वो मिल गया. उसके बाद बहुत सारे ये भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो आपको प्रिडिक्ट करने की में हेल्प करते हैं कि अगर आप ऑल्टरनेटिव 1 डालेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट होगा, अगर आप ऑल्टरनेटिव 2 इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका ये 2 रिज़ल्ट होगा. जो भी है अलग अलग वो बोलता है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट किए तो ऐसा ऐसा रिज़ल्ट होना चाहिए बेस्ड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंसेस. मैनेजर का क्या काम है, मैनेजर का काम है ये सारे चीज़ देखना, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का अभी क्या स्थिति है, राइट नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट. बेस्ड ऑन दिस एनालाइजिंग दीज रिजल्ट्स वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव उसमें बेस्ट लगता है. एंड जो ऑल्टरनेटिव उन्हें वो बेस्ट लगता है उसे वो, मान लीजिए उन्हें ये ऑल्टरनेटिव 1 बेस्ट लगता है तो ऑल्टरनेटिव 1 को वो चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा, चूज़ करेगा एंड देन ही विल implement it. Now implement, if everything goes right तो well and good. If it doesn't go right or something happens, कुछ भी problem होता है तो what will they do? They'll go back to the alternative year, देखने के लिए कि वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट क्या चीज़ ला सकता है, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वो इम्प्लीमेंट कर सकता है. नेक्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग. उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इंटरनल एनालिसिस करें. तो इंटरनल एनालिसिस मतलब क्या, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से एनवायरनमेंट में आते हैं. आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स आते हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, ये सब जो भी है वो सब मैनेजर्स वगैरह सब कोई आते हैं, आपके स्टाफ आते हैं, ये सब होता है. तो आप इंटरनल एनवायरनमेंट जब एनालिसिस जब करते हैं तो आप इनके इंटरनल एनालिसिस में आप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, उनसे बात करते हैं,
उनसे देयर इज इंटरेक्शन विद एवरीवन टू फाइंड आउट what is the status of their thinking or what is the status of their employment उन्हें उनके उनको कैसा they have access to the various resources, उन्हें brand awareness है कि नहीं, organizational structure जो भी है, ये सारा internal environment analysis करते हैं. और internal environment analysis का main reason to क्या होता है, you to find out the strengths and the weaknesses of an organization. It is similar to you understanding, you doing yourself SWOT analysis. If as an individual we do a SWOT analysis, तो अगर हम अपने बारे में जानेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट वही हुआ ना कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में अच्छे से जानना चाहता है. तो अगर एज एन इंडिविजुअल मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना हो कि मेरा ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, मेडिकल टेस्ट के लिए जानेंगे अच्छा मेरा हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा लिवर अच्छा नहीं काम कर रहा है. व्हाट इज दैट इज द थिंग. नो, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज आई हैव. ठीक है, और आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं कि आपके क्या स्किल्स हैं जो बहुत सही हैं, या कौन से वीकनेसेस हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं. कुछ यू कैन असेस एंड देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस्ट होते हैं जो चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है, जो करियर काउंसलिंग वगैरह में या फिर डिप्रेशन वगैरह में हेल्प करते हैं. तो आपका हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका. देन सी this is it. If there's this diagram which tells you that what are the business environment, two types, internal versus external. Internal में आपका value system, mission and objectives, organizational section, all this stuff comes. External में आपका organization, customer, competitors, market suppliers, intermediaries, all of them equally important. Okay. और macro environment, any change in any factor, you see economic हो, legal हो, global हो, कोई भी चेंज इन एनी फैक्टर इट इज़ देयर, तो आपका वो डायरेक्टली आपका इफेक्ट करता है आपका जो आप काम कर रहे हैं उस पर, राइट. सो ऑल दिस इज़ द सेम थिंग. दे से दैट द बिजनेस अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. तो बेसिकली हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को एनालिसिस करके रखना है. एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, इसलिए हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत अच्छे से देख के रखना है कि किसका क्या मूव होने वाला है, क्या करने वाला है, तो हम अपना कैसे करें. नेक्स्ट इज़ आपको अपने कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में पता होना चाहिए. कोर कॉम्पिटेंसीज आर बेसिकली दोज कॉम्पिटेंसीज विच प्रोवाइड यू विद एन एडवांटेज, एज इन इट प्रोवाइड्स यू कॉम्पिटिटिव एज, राइट. कि आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं, वो कौन सा चीज़ है आपका which makes you different from others, which makes you stand out. How will you update these core competencies, how will you make them better. आपका जो core competencies है उसको आपको go for the धोनी thing. धोनी जी का क्या था, उनका जो helicopter, he was very famous for his helicopter shot, right. That is one of his core competencies, no. Next is known as Captain Cool because उनकी वो leadership quality थी, वो उनकी core competency थी जिस पे लोग काम करते हैं, जिसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. तो जितना आप अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को बेहतर बनाएंगे, आपको यू विल हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर्स, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, द फैक्टर्स आर इनफाइनाइट, हेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एजाइल एंड विल एक्सेप्ट एंड एडजस्ट टू द अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं. देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसको आपको चेंज करना है, लेकिन एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हमें उसे एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, स्कैन करते रहना है, ताकि फ्यूचर आप फोरकास्ट कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें. आप जितना उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज़्यादा एज अ मैनेजर आप बेटर डिसीजन मेकिंग लेने में सक्षम होंगे. देन एक्सटर्नल एनालिसिस, जब वो तो इंटरनल एनालिसिस का बात किया, एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होता है, आप इमीडिएट एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, नेशनल एनवायरनमेंट एंड ब्रॉडर एंड सोशल इकोनॉमिक में. तो एग्जामिनिंग द इंटरनल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट नीड्स अप्रेजल ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर आपका है ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है अभी, कैसे कर रहे हैं, ये सारा उसमें आता है. देन दे ऑल्सो ट्राई टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन कॉम्पिटिशन, राइट. जब आप नेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं या अप्रेज करते हैं, तो क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बनता है जिससे आपको पता चलता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं
उसमें किस तरह आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है, बिकॉज देयर इज ग्लोबल इन्वॉल्व। देखिए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट हैपेंड वाज, अगेन वन एग्जांपल, पहले था एक क्रीम था विको टर्मरिक, राइट, एंड देयर वाज वन अनदर क्रीम फॉर एंटीसेप्टिक, एन से नाम था, आई एम टोटली गेटिंग द थिंग आउट ऑफ माई नाइट नाउ। एक और क्रीम था जिससे सिर्फ वही दो क्रीम होती थी। 1991 में द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आया। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बाद क्या हुआ, ट्रेड आराम से होने लगा। ट्रेड आराम से होने लगा तो अभी क्या हुआ, बाहर के जितने क्रीम से सब आने लगे। ये जो शैम्पू है पैंटीन या हेड एंड शोल्डर्स या वट एवर इट इज़ नॉट कि ये सब नया है। आप गूगल करके देखिएगा, ये सारे कंपनीज बहुत पुराने हैं, लेकिन दे केम इनटू इंडिया, दे वर सोल्ड इन द शॉप्स इन इंडिया बेसिकली आफ्टर 1991, राइट। तो अभी आप बिग बाज़ार जाएं या कोई शॉप में जाएं तो आपको यही क्रीम ही का देखिए तो क्रीम का 75 आपको स्टॉक मिल जाएगा, एंड यू कैन चूज वाटर, देयर इज विको टर्मरिक, देयर इज पॉन्ड्स, देयर इज निविया एंड देयर इज व्हाट नॉट। शैम्पू के इतने सारे ब्रांड्स हैं, सबके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो बेसिकली आपने क्या जब चूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब विको टर्मरिक एक ही था तो एक विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक ऐसे करके ऐड आता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, बहुत सारे ब्रांड्स ऑपरेट करने लगे। तो लोगों का क्या हुआ, अभी इनका दे नीड टू डेवलप देमसेल्व्स, they need to develop themselves so that they have the competitive advantage। अगर वो अपने आप को इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में नहीं एडजस्ट कराएंगे, नहीं एडजस्ट करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो वो लोग पेरिश कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है कि लगातार कंटिन्यूसली आपको एनवायरनमेंट स्कैन करना है, एंड स्कैन करके आपको ढूंढना है कि आप बाकी लोगों से बेहतर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस बेसिकली हमारा दो तरह में आ गया, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। द फर्स्ट पार्ट जनरली टचेस द पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर्स, इकोनॉमिक पॉइंटर्स। बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका मैक्रो फैक्टर्स था, जिसमें आपका इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक है। तो ये जितने फैक्टर्स हैं आपके, ये सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं कि आप कैसा अपना मतलब जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स पता चलेंगे। तो बेसिकली जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पता चलेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स पता चलेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट प्लीज़ स्पीक अप। किसी को कोई डाउट? मैम व्हाट इज रेगुलेटरी फैक्टर? रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं जिससे आप रेगुलेट कर सकते। प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। रेगुलेटरी फैक्टर्स वो होते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स वो होते हैं जिससे जो लॉफुली अबाइड करता है। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कुछ आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे टू स्कैन द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल स्कैन द लीगल एनवायरमेंट, लीगल फैक्टर्स, लॉ देखिएगा तो आपको पता चलेगा लॉफुल फैक्टर्स क्या क्या है। रेगुलेटरी फैक्टर्स जब आप करेंगे तो रेगुलेटरी फैक्टर्स वाला जो हो जाता है, जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, क्या क्या चीज़ वो चेंज कर सकते हैं, क्या क्या लॉफुली वो हो सकता है, कैसा कौन कौन सा है जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी, जैसे मान लीजिए डेप्ट हुआ, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया हुआ है, जब डेप्ट हुआ तो उसका ये एक कर्जा हो गया, तो अब एज लीगली उनको इंटरेस्ट वापस करना सब चीज़ मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो रेगुलेटरी फैक्टर्स में आपका ट्रिब्यूनल्स बनता है, देयर इज डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। तो दीज आर द वेरियस रेगुलेटरी फैक्टर्स, या क्या क्या बिजनेस ये बैंक करता है सो दैट द इंटरेस्ट इज रिकवर्ड। दीज आर द वेरियस regulatory factors that one should know when operating in business. They should know everything which is related to that business. I hope it is clear. Yes ma'am. Ma'am, ethical factor? Please फिर से बताएं।
एथिकल Then fixed number ethical factor. ओके, एथिकल फैक्टर्स, ऑलराइट। एथिकल फैक्टर्स क्या होता है? जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बिजनेस एथिक्स भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए शायद आपको 4th सेमेस्टर में है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज बेसिकली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। बेसिक मोरालिटी होता है बिजनेस, ऐसे एथिक्स और मोरालिटी दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस एथिक्स का जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बिजनेस एथिक्स में क्या क्या चीज़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मार्केटिंग का बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग में वी नो दैट देयर इज़ एडवर्टाइजिंग, तो देयर शुड नॉट बी डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए, एथिकल एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, सही चीज़ एडवर्टाइज करके लोगों को देना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ टू बी फॉलोड, कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी फैक्टर्स आए, इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमी चल रहा है, मॉनेटरी जो आपका पैसे का जो फिजिकल पॉलिसीज वगैरह चल रहे हैं, सोशल मतलब सोशल, डेमोग्राफिक, डेमोक्रेटिक जो आपका जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है उसका। एथिकल फैक्टर्स होता है कि वो जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देन आपके उसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जा रहा है कि नहीं, देयर आर सर्टेन विच इज़ कॉल्ड, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, एनवायरमेंटल एथिक्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, राइट। देन ये अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टर्स भी देख सकता है, जो फिर जो बिजनेस फोक्स एटीट्यूड्स, वर्कर्स एटीट्यूड्स, कस्टमर कॉन्फिडेंस, ये सारे चीज़ आपके एक्सटर्नल में आ जाते हैं, ठीक है। जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो भी आपके एथिकल फैक्टर्स में ही आता है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर, ये लीगल भी है। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर टर्नओवर समथिंग करोड़ है, एग्जैक्ट फिगर हम आपको बता देंगे, अगर समथिंग करोड़ है तो उन्हें 2% ऑफ द इनकम दे हैव टू गिव फॉर द देयर CSR activities, and these CSR activities are actually they uploaded on their site, कौन सा गांव बनाया, कौन सा क्या किया, वो सब चीज़ वो करते हैं। अगर आप देखिएगा तो मिसेस सुधा मूर्ति का देखिएगा, जो इन्फोसिस के डायरेक्टर की वाइफ हैं, उनका शी लुक्स आफ्टर द CSR पार्ट ऑफ द इन्फोसिस एंड दे डू स्प्लेंडेड वर्क। टाटा का जो काम होता है वो लोग गाँव को ले लेते हैं, हैंडपम्प्स लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ये सारा अंडर CSR एक्टिविटीज़ होता है। तो ये एथिकल फैक्टर्स वो लोग क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब सेकेंड पार्ट आपका जो है, जो इंटरनल में मार्केट अट्रैक्टिवनेस, एज इन की मार्केट से कितना वो रेडी है, कितने कंपटीशन है, वो स्ट्रैटेजिकली फिट है कि नहीं, इट में इंक्लूड अ वनरेबिलिटी ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है बेसिकली ब्योरा की आपका काम कैसे चल रहा है, तो आप कितने मार्केट में हाउ मच यू आर देयर, हाउ वनरेबल यू आर देयर, ठीक है, आप मार्केट में सर्वाइव करने के लायक है कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं, ये सब आ जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके।